मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट गेम विच इज SRH वर्सेज RR. ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे एंड इट एक्चुअली टर्न आउट टू बी दैट इंटरेस्टिंग. ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि अपने वर्ड पे लिव अप कर पाया, अपनी हाइप पे लिव अप कर पाया ये मैच. ऑल्दो लग नहीं रहा था मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तक कि ये एक्चुअली में हाइप पे लिव अप कर रहा है, बट फिनिश ही इतनी अच्छी हुई कि क्या ही बात करी जाए. टॉकिंग अबाउट द टॉस, ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग कुछ नैरेटिव्स को भी कवर करेंगे. देखो ये विकेट जो थी, वन सेकेंड ऑफ फ्रेश विकेट, यहाँ पे अभी तक एक भी IPL का मैच नहीं हुआ था, बट रिगार्डलेस दिस वॉज अ वेरी गुड बैटिंग विकेट. थोड़ा सा यहाँ पे टर्न हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा था, ज़्यादा हेल्प मिल रही थी, स्पेशली अश्विन ने जो बॉलिंग करी है, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज. अगर कोई SRH का फैन ये सोच रहा है कि हमने 300 रन इसलिए नहीं बनाए यहाँ पे क्योंकि पिच स्लो था, कोई रीज़न नहीं है वैसा. 300 रन तो वैसे भी अनफेयर ही होता है. 250 एटलीस्ट आई वुड से कि 220 ये बनने चाहिए थे यहाँ पे. SRH जेन्युइनली डिड अंडरस्कोर, कोई डिनाई नहीं कर रहा है इस बात को और कोई कर भी नहीं सकता है. 200 रन बनाए हैं, बट जैसी विकेट और जैसा फायर पावर है SRH का, दे नो दे डिड अंडरस्कोर. लास्ट के 5 ओवर में इन्होंने ग्रेस सेव कर लिया अपना थोड़ा सा, वरना वो भी नहीं होता, 200 भी क्रॉस नहीं होते. तो पिच का कोई बहाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है. एंड सेम गोस फॉर RR एज वेल, कोई पिच का बहाना था नहीं जो कि आप चेस नहीं कर पाए. इनफैक्ट SRH टॉस जीत के बैटिंग पहले करती है, RR कहती है हमें ही पहले बैटिंग करनी थी. एंड दिस हैज़ ओनली वन एक्सप्लेनेशन कि SRH पहले बैटिंग करके ज़्यादा स्ट्रांग होती है. तो SRH ने कहा हमें पहले बैटिंग करनी है, RR ने कहा हमें पहले बैटिंग करनी है ताकि SRH पहले बैटिंग ना कर पाए. एंड वन सेकेंड, मतलब कंडीशंस के हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता था कि आप पहले बैटिंग करो. दिस वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑपोजिशन, और कुछ भी नहीं था इसका रीज़न. तो इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी कि दोनों टीम्स उस फैक्टर को कि SRH पहले बैटिंग करते वक्त बेटर होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे दैन द पिच इटसेल्फ. ये बहुत इंटरेस्टिंग था देखने के लिए. यानसेन आ रहे थे मार्करम की जगह पे SRH के लिए, बहुत बड़ा चेंज था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज था. बिकॉज आपने बेसिकली क्या कहा इसके थ्रू कि हमने अपनी लोअर मिडिल ऑर्डर में डेप्थ बढ़ा दी है बैटिंग की, एंड एक तगड़ा बॉलिंग ऑप्शन भी लेके आ रहे लेफ्ट आर्मर, बट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट. अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरा का पूरा अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स पे डिपेंडेंट है. अरे बहुत बड़ा गैम्बल है जो कि मेरे हिसाब से पे ऑफ नहीं हुआ था. नीतीश रेड्डी ने आपको बचा लिया, वरना वो पे ऑफ बिल्कुल नहीं हुआ था. मार्करम ही तो एक बंदा था जो कि क्लासन के साथ थोड़ा बहुत चलता था बीच में, अपार्ट फ्रॉम दी ओपनर्स ऑफ कोर्स. अब आपने उसको हटा के, मतलब मार्करम की जगह आप अनमोल प्रीत को खिला दे, तो आई थिंक इट इज़ अ डाउनग्रेड. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. अनमोल प्रीत बेचारा अभी खेला भी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, मार्करम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, अपनी कंट्री को लीड करता है, तो डेफिनेटली डाउनग्रेड तो है वहाँ से थोड़ा सा. एंड अगर आप उस पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप लो जो कि वो फुलफिल नहीं कर पाए अल्टीमेटली, दिस वॉज जेन्युइनली अ वेरी फॉर्चुनेट मैच फॉर SRH की नीतीश रेड्डी ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेल दी. एंड ये हर बार नहीं होगा. तो आई थिंक ये चेंज सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा इंटाइसिंग लग रहा है, बट कितना काम आएगा आगे जाके सोचना पड़ेगा. आई डोंट थिंक दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट SRH कैन स्टिक टू थ्रू आउट द टूर्नामेंट. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको वो मार्करम वाले रोल पे, चाहे मार्करम को वापस लेके आओ चाहे ग्लेन फिलिप्स को लेके आओ, लेकिन एक बैट्समैन जरूरी चाहिए होगा. बिकॉज SRH यही तो प्रॉब्लम रही है, मैं IPL के स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि इनका जो इंडियन बैटिंग कोर है ना, उसमें कोई सुपरस्टार है ही नहीं. कोई सुपरस्टार तो छोड़ो, कोई रिलायबल बंदा भी नहीं है. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर. RR की जो टीम थी वो एकदम सेम थी, तो यहाँ पे कोई चेंजेस थे नहीं. पॉवेल ही खेल रहे थे, बर्गर थे नहीं यहाँ पे खेलने के लिए. तो जो पहली इनिंग होती है SRH जब पावर प्ले में आती है, व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर राजस्थान रॉयल्स. सिर्फ और सिर्फ 37 रन बनते हैं 36 बॉल्स पे, और 2 विकेट भी गिर जाते हैं. इससे बेटर स्टार्ट तो और क्या ही हो सकती थी भाई. ट्रैविस हेड का तो पहली बॉल पे कैच छूट गया. 1 सेकेंड, ट्रैविस हेड की नायक रही है इस पूरे IPL में कि पहली बॉल पे कैचेस देने का वो मतलब एक मौका देते हैं, यूजुअली लोग छोड़ देते हैं. यहाँ पे रियान पराग ने सिटर कैच छोड़ दिया पॉइंट पे, वरना ट्रेंट बोल्ट को फिर से पहले ओवर में विकेट मिल जाता, जो कि उनकी एक हॉबी बन चुकी है. बट रिगार्डलेस, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रेंट और अश्विन, इन दोनों ने बॉलिंग की ओपनिंग करी थी, ठीक है. अश्विन ने, मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, स्पेशली द फर्स्ट 2 ओवर्स जो पावर प्ले में करे उसने, ये जो ओवर जो स्पेल था ना 4 ओवर का अश्विन का इस मैच का, ये उसकी इस IPL की बेस्ट परफॉर्मेंस है. मुझे पता विकेट नहीं आए, लेकिन जेन्युइनली बता रहा हूँ, दिस वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अश्विन इन दिस IPL. जिस तरीके से वो करेज दिखाकर बॉल को फ्लाइट कर रहा था, एंड देन मिडिल स्टंप से लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल को अवे टर्न करा रहा था, बीटिंग द ड्रिफ्ट एंगल. भाई दिस वॉज टिपिकल टॉप टियर अश्विन स्टफ. अगर अश्विन ये बॉल घुमा रहा है ना मिडिल स्टंप से बाहर, तो समझ जाओ कि अश्विन का जो प्राइम वाला जो अश्विन होता है ना,
वो वाले फ्लैशेस हमें देखने को मिल रहे हैं. ही वॉज ऑन फायर इन द पावर प्ले, मज़ा आ गया देख के. एंड ट्रेंट बोल्ट और अश्विन ने इतना प्रेशर क्रिएट करा ना ओपनर्स के ऊपर कि उसकी वजह से फिर उसके बाद आवेश और संदीप को एक एक विकेट मिल गया. अगर हम बात करें हेड जो है ट्रैविस हेड 17 बॉलों पे 18 रन मार के आउट होते हैं, मतलब कह रहा हूँ पावर प्ले में थे. एंड कोई भी अगर और प्लेयर होता, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे कोई इंडियन प्लेयर हो, तो सब स्ट्राइक रेट की गाली दे रहे होते. वाई इज एनीबडी नॉट कॉलिंग आउट ट्रैविस हेड? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर विराट कोहली का स्ट्राइक रेट का इशू है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों का नहीं है. और मैं तो आज क्रिटिसाइज करूंगा ट्रैविस हेड को भी क्लियरली. कोई मतलब जरा सी अच्छी बॉलिंग क्या हुई आज, अब एक्सपोज हो गए थोड़ा बहुत. एंड तब ठीक है, उसकी ये स्किल सेट भी है कि उसने आगे जाके उसको कॉम्पनसेट भी करा कुछ हद तक, बट एट वॉट कॉस्ट? 50 समथिंग रन एट 40 समथिंग बॉल्स. इमेजिन अगर विराट कोहली ने इनिंग्स खेली होती कितनी गालियां पड़ रही होती. आई थिंक ट्रैविस हेड शुड बी क्रिटिसाइज टुडे. कोई रीज़न नहीं था इतनी देर तक टिक कर इतना स्लो खेलने का, कोई भी रीज़न नहीं था. वंस अगेन मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, नीतीश रेड्डी एंड क्लासन ने लास्ट के 5 ओवर में बचा लिया इनको, वरना ट्रैविस हेड तो ले डूबा था. कैसे आगे बोलते हैं, 10 ओवर जब खत्म हो गए थे 75 रन बन गए थे, विकेट और एक भी नहीं गिरता है. यहाँ पे संदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, सिर्फ चहल ने भी पहला ओवर अच्छा डाला था. बस जो एक पिटाई हुई है यहाँ पे जिसके वजह से यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द रन्स बने, वो था चहल का आई थिंक सेकेंड ओवर जिसमें उसने 18 रन खा लिए थे. एंड यहाँ पे मैं एक टेक्निकल पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है. ये चीज़ मैंने स्कूल में सीखी थी. एज अ बॉलर जब आप बॉलिंग कर रहे हो, मतलब मैं तो पार्ट टाइमर था, जब भी आप बॉलिंग ऑफ स्पिन या फिर लेग स्पिन कुछ भी कर रहे हो, स्पिन डाल रहे हो बेसिकली, एंड मान लो अगर मैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर हूँ और मैं राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग कर रहा हूँ, मतलब बॉल टर्न होकर उसके अंदर आ रही है. सिमिलरली चहल हेड को बॉलिंग कर रहा था तो उसके लिए टर्न होकर बॉल अंदर आ रही थी. द सेफेस्ट सेटअप टू स्टॉप रन्स पता क्या होता है? पॉइंट पीछे ले लो, गली को भी थोड़ा पीछे कर दो, अब बोलो बैट्समैन से कट मार के दिखा, कितने कट मारेगा? जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ, एंगल अक्रॉस द बॉडी, बाहर जाते हुए पिच कर रही है मिडिल ऑस्टम के पास, एंड मतलब पड़ के और बाहर जा रही है, एंड वहाँ से बॉल स्किड कराते रहो एंड बोलो बैट्समैन को कट मारता रहे. देखते हैं कितने कट मारता है. वहाँ से खड़े खड़े उसने बैकफुट पे छक्का मार देगा कवर्स के ऊपर से, तो दैट इज द क्रेडिट ऑफ द बैट्समैन, गुड ऑन यू. बट कट पे तुम कितनी छक्के मार के दिखा दोगे? स्पिनर पे कितनी बार देखते हो तुम? तो ये बहुत ही यूजफुल हैक होता है टू मेक द बैट्समैन कट, वहीं पे बॉल डालते रहो. एंड चहल ने फिर नोटिस जिस ओवर में 18 रन खाए थे उसने स्टार्ट ऐसे ही करा था. ट्रैविस हेड एक दो बार बीट भी हुआ था, बट फिर 3 बॉलों में जो इतनी घटिया बॉलिंग हुई ना, उसके बाद से पूरा मोमेंटम चेंज हो गया एसआरएच का. जो चहल का वो ओवर था ना, उसके बाद से ऑलमोस्ट हर एक ओवर में बाउंड्री आई है. चहल ने वही छोटी बॉल कट की जगह फेंकने की जगह पे, जब एक लेग स्पिनर होता है तो कंट्रोल करना बॉल को वैसे ही मुश्किल होता है, बिकॉज बैक ऑफ द रिस्ट से आप बॉलिंग रिलीज कर रहे होते हो. तो लाइन कंट्रोल नहीं हुई होगी, कट के लिए डालना चाह रहा होगा, वो लाइन थोड़ी लेग स्टंप पे शिफ्ट कर गई, तो बस अब वो पीछे बैठ के ट्रैविस हेड ने पुल मार दिया, छक्का मार दिया उसका. उसके बाद फिर चहल ने एक फ्लाइट करके बॉल मुंह के नीचे दे दी तो उसने फ्रंट फुट पे छक्का मार दिया, और वहीं से पूरा गेम खुल गया. बिकॉज उसके बाद अगले 5 ओवर में 56 रन आते हैं. बाय द 15th ओवर 131 रन बन चुके थे और सिर्फ एक और विकेट गिरा था. ट्रैविस हेड अल्टीमेटली आउट होता है, नीतीश रेड्डी क्लासन पे बैटिंग करने के लिए आते हैं. एंड इसमें भी चहल एक ओवर, मतलब चहल कह रहा हूँ, अश्विन बॉलिंग करने के लिए आता है, बोल्ट बॉलिंग करने के लिए आता है, अपना आवेश खान बॉलिंग करता है. यहाँ पर हर किसी बंदे के ओवर में एटलीस्ट एक छक्का या फिर एक चौका तो मारा है. भले ही ऐसा हो कि एक छक्का मार दो फिर से 2 ही सिंगल लिए ओवर में, तो टोटल रन 8 ही आए, लेकिन बाउंड्री का स्कोप खुल गया, बाउंड्री मारने का कॉन्फिडेंस मिल गया, वो उस ओवर से चेंज हुआ है. आई नो इट इज अनफेयर टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन चहल, मैं बस बता रहा हूँ टर्निंग पॉइंट क्या था बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था, ट्रैविस हेड आउट कैसे होता है. दूसरे टेक्निकल पॉइंट की बात कर लेते हैं. ट्रैविस हेड जिस बॉल पे आउट हुआ उससे पहले वो स्टंप या फिर जो रनआउट जो भी तुम कहते हो फास्ट बॉलर के लिए, वो ऑलरेडी हो चुका था. एंड एनीबडी हु कैन आर्ग्यू ऑन दिस विद मी, भाई आ जाओ कमेंट्स में. ट्रैविस हेड बॉल को मिस करता है, सैमसन पीछे से बड़े क्लेवरली विकेट्स को टारगेट करके बॉल फेंकता है, विकेट्स पे लग जाती है बॉल. ट्रैविस हेड वाज कॉट नैपिंग, एंड जब जिस मोमेंट पे बॉल हिट करती है स्टंप्स को, बैट हवा में था, क्लियरली हवा में था. थर्ड अंपायर ने इतनी बेवकूफ़ी करी है, एंड प्लीज लेट मी नो, अगर मुझे नहीं पता कि थर्ड अंपायर कौन थे एंड इज ही हैविंग एनी एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस और नॉट. अगर
नए एम्पायर है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे समझ में आता है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है बड़े स्टेज पे। बट इफ ही इज एन एक्सपीरियंस्ड एम्पायर ही मस्ट बी फाइंड फॉर दिस, मस्ट बी। अगर प्लेयर्स को फाइन लगता है तो अंपायर्स को फाइन दो। ये स्कूल बॉय चाइल्डिश एरर करा है उसने। पता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जिस फ्रेम पे वो फ्रेम बाय फ्रेम जाता है, आप सबको पता है, जिस फ्रेम पे बॉल विकेट्स को हिट कर रही थी, भाई साहब ने उस फ्रेम को पॉज कर दिया और फिर पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं बेवकूफों के तरह कि जूम करो जूम करो जूम करो। क्या हो जाएगा जूम करने से? एक फ्रेम पॉज हुआ है, उसमें बैट हवा में दिख रहा है और वो बॉल हिट करी है स्टंप को। अब मैं जूम करके इसमें और क्या डिटेल निकाल लूंगा? भाई साहब सोचे थे कि हम जूम करके पता लगा लेंगे कि बैट ग्राउंड पे टच कर रहा है कि नहीं। एंड ये बेसिक कॉमन सेंस, मैंने अंपायरिंग का कोई कोर्स नहीं करा है, मुझे ये बेसिक कॉमन सेंस पता है क्रिकेट देखकर, कि जब भी आपको पता लगाना हो कि बैट किस मोमेंट पे ग्राउंड हो रहा है, किस मोमेंट पे ग्राउंड को टच कर रहा है, पता लगाने का सबसे ईजी तरीका पता है क्या है? जो पूरी फुटेज है ना, पूरा प्ले करो, फ्रेम बाय फ्रेम, धीरे धीरे पूरी वीडियो एंड तक प्ले करो। जिस मोमेंट पे बैट और नीचे जाना बंद हो जाए, समझ जो कि उस मोमेंट पे वो ग्राउंड को छू चुका है। फिर ग्राउंड को तोड़ के अंदर तो नहीं चला जाएगा ना अर्थ के कोर के पास। बस आपको ये देखना था कि जिस फ्रेम को आपने पॉज करा हुआ है उसके अगले फ्रेम में बैट और नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा। बस इतनी सी चीज़ देखनी थी, बस इतनी सी चीज़। उन भाई साहब ने ये देखा ही नहीं। एंड ऐसी चीज़ें देखने के बाद कोई भी एवरेज फैन जो कि क्रिकेट को इतना पसंद नहीं करता, इतना ईजिली फॉलो नहीं करता, वो मुझसे आके कहेगा कि भाई ये तो फिक्स्ड है, तो मैं मना कैसे करूँ, किस मुंह से मना करूँ? आई डोंट थिंक इट वॉज फिक्स्ड। आई डोंट थिंक इसमें एसआरएच की कोई गलती है, तो राजस्थान रॉयल्स के फैंस एसआरएच को ब्लेम मत करना। आई थिंक ये अंपायरिंग का ब्लंडर था। कॉल आउट द अंपायर, कॉल आउट द करेक्ट गाय, एंड लेट मी नो कमेंट्स में इफ दिस अंपायर हैज़ प्रायर एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम जेन्युइनली क्यूरियस टू नो। इट वाज सो बैड टू सी इतनी चाइल्डिश मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। अगर प्लेयर्स को रेडिक्यूल करा जाता है और अंपायर्स ही करते हैं, तो अंपायर्स को भी रेडिक्यूल करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। ये तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आरआर के सपोर्ट में बोलूँगा। थैंकफुली उसके जस्ट अगली बॉल पे ट्रैविस हेड आउट हो जाता है, वरना ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती थी अंपायर के हैंड पे, बहुत बड़ी मिस्टेक। इट वॉज क्लियरली आउट, क्लियरली आउट। बैट के नीचे पूरी शैडो दिख रही है भाई। पता नहीं क्या सोच समझ के वो डिसीजन किया था। रिगार्डलेस, लास्ट के 5 ओवर में बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, बिकॉज अब जो आते हैं तीसरे टेक्निकल पॉइंट पे, क्या आज आरआर ने कैसे एक्सपोज हुई है आरआर, और कैसे प्रूव करा है एसआरएच ने कि आरआर का जो अप्रोच है T20 क्रिकेट को लेके वो ना ही आउटडेटेड भी है, बट इसीलिए इंडिया के T20 के वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड है वो जस्टिफाइड है कि उन्होंने हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जडेजा जैसे ऑलराउंडर्स क्यों लिए। सबको पता है आरआर की टेंडेंसी क्या रहती है कि हम 5 बॉलर्स खिलाएंगे और 7 बैट्समैन खिलाएंगे, ठीक है, विद 1 ऑलराउंडर इन बिटवीन बीइंग अश्विन। ये फेज ना टेस्ट मैचेस में बड़ा अच्छा लगता है कि स्पेशलिस्ट को बुलाओ। T20 में आज के ज़माने में डेप्थ चाहिए होती है आपको। आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ नहीं खेल सकते, आप सिर्फ 7 बैट्समैन के साथ नहीं खेल सकते। जिन टीम्स के पास डेप्थ होगी वो आपको खा जाएंगे। एंड आज आरआर ने क्या, मैं हमेशा से कहते हुए आ रहा था कि क्रंच मोमेंट्स पे चोक करते हुए दिखेंगे। इसी बात पे आरआर के पास इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ना कभी कभी वो इस मिस्टेक को दिखने नहीं देते। बट आज एसआरएच ने चीज़ एक्सपोज कर दी। अगर सिर्फ 5 बॉलर्स थे ना, सिर्फ यही एक रीज़न है कि आखिरी के 5 ओवरों में 70 रन बने। बाय द 15th ओवर एसआरएच का स्कोर 131 था, 20वें ओवर के बाद 201 था। 70 रन क्यों बने? पता क्यों बने? हर बॉलर का, 5 बॉलर्स थे, हर बॉलर का 1-1 ओवर बचा हुआ था लास्ट के 5 ओवर के लिए, और सबने 1-1 ओवर फेंका। क्यों फेंका? चहल से क्या जरूरत थी 2 ओवर के बाद और बॉलिंग कराने की? क्योंकि और कोई प्रॉपर बॉलर ही नहीं है टीम में। पराग को और पॉल को ऐसा बॉलर ट्रीट नहीं करते, तो दिमाग में बैठा हुआ कि 5 ही बॉलर हैं, 19 से 4 ओवर करवाने। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज वाई हार्दिक पांड्या फॉर द वर्ल्ड कप इज सो क्रूशियल, बिकॉज आप अगर सिर्फ 5 बॉलर्स पर रिलाय कर रहे हो ना, तो आपके साथ यही होगा नॉकआउट्स में। जहां टीम कायदे से 160-170 पर रुक जानी चाहिए थी, आपने 200 रन पड़वा दिए, क्योंकि आपको चहल से जबरदस्ती बॉलिंग कराई थी, जबकि उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा था। ये बहुत बड़ा लेसन है, और जितने भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन को, आंखें खोल के समझो इस चीज को। मैंने इसको लास्ट पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करा डिटेल में, कैसे इंडिया के स्क्वाड में क्या प्लेइंग इलेवन बनेगी, उसमें क्या कॉन्टेक्स्ट होगा। सीखो इस चीज़ से। ये एक लेसन है हर उस बंदे के लिए जो कहता है कि सिर्फ 5 बॉलर से काम चल जाएगा T20 में। कभी नहीं चलता। दिस इज नॉट हाउ यू विन टूर्नामेंट्स। मतलब हैट्स ऑफ टू रेड्डी, मुझे तो मज़ा आ गया देख के बैटिंग। होपफुली इफ ही इज ग्रूम करेक्टली ही कुड बी द नेक्स्ट हार्दिक पांड्या।
उस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रोल पे आ सकते हैं T20s में इंडिया के लिए. एंड क्लासन ने भी एक टिपिकल क्लासन वाली इनिंग्स खेली है, वेरी क्विक फायर 40 समथिंग इन लेस देन 20 बॉल्स. मूविंग टू द सेकंड इनिंग्स, यहाँ पर भी गेम बड़ा ही अच्छा चला है. इनफैक्ट आई वुड से कि राजस्थान रॉयल्स ने एंड में आके बॉटल करा है पूरा. कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ. पावर प्ले के अंदर 2 विकेट गिरते हैं, 60 रन बनते हैं. क्यों? बिकॉज भुवनेश्वर कुमार पहले ही ओवर में बटलर को एक आउट स्विंगिंग डिलीवरी पे एज निकलवा के स्लिप आउट करते हैं, एंड फिर एक इन स्विंगिंग डिलीवरी पे सैमसन का डंडा मारते हैं. डंडा तोड़ दिया भाई पूरा. एंड क्या बॉलिंग थी भाई. प्राइम भूवी जो कि दोनों तरफ स्विंग करा रहे अच्छी पेस पे, वो देखने को मिले. बहुत मजा आया भाई बॉलिंग देख के. बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था वो पावर प्ले के अंदर. बट रियान पराग और जायसवाल दोनों रुके नहीं. एंड ये पता एक बहुत ही बड़ा लेसन है आज के इस मैच से. बहुत सारे टेक्निकल नगेट्स आपको देखने को मिलेंगे इस मैच में. आज आरआर के बैट्समैन ने पता क्या हमें दिखाया है. इनकी बैटिंग डेप्थ नहीं है, विच इज़ वाई इवेंचुअली दे लॉस्ट द गेम. बट इस मिडिल फेज में ना इन लोगों ने बैटिंग उस जिगरे से करी है जो कि वो बैट्समैन करते हैं जिनको पता उनके पीछे बहुत सारे बैट्समैन हैं, जिनको पता उनके पीछे डेप्थ है. पराग और जायसवाल को पता था उनके पीछे ज़्यादा डेप्थ है नहीं, बट उन्होंने जिस करेज के साथ बैटिंग करी है ना, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. अपने पावर प्ले के फेज में 60 रन बनते हैं, 60 रन बनते हैं डिस्पाइट लूजिंग 2 विकेट्स. एंड यहाँ से ना रन रेट कभी नीचे जाती ही नहीं है. 10 रन पर ओवर से रन रेट कभी नीचे जाती ही नहीं है, इससे ऊपर ही गई है. अरे कितना बड़ा रिस्क है नोइंग कि अभी 2 विकेट ऑलरेडी गिर चुके और पीछे 3-4 बैट्समैन ही और बचे हैं. ऐसा नहीं कि नंबर 9 तक बैटिंग है हमारी. उसके बाद भी पराग और जायसवाल ने इस तरीके से बैटिंग करी, तो उनका अप्रोच तो वही था जो कि बैटिंग डेप्थ वाली टीम्स रखती हैं, बट पीछे डेप्थ एक्चुअली में थी नहीं सपोर्ट करने के लिए. एंड इसीलिए जैसे ही ये लोग आउट है फिर एकदम से बिखरना शुरू हो गया राजस्थान रॉयल्स. बट क्रेडिट टू दीज 2 गाइज, जिस तरीके से इन लोगों ने मिडिल ओवर्स में बैटिंग करी है. अगले 4 ओवरों में 40 रन और बनते हैं. एंड यहाँ पे कमिंस एंड अपना नीतीश रेड्डी इन्होंने बॉलिंग की थी, इनको भी अटैक करा जाता है बहुत ज़्यादा. एंड 10 से 15 ओवर के बीच में 57 रन और बन जाते हैं. तो इट इज़ मोर देन 11 रन एन ओवर. आप नोटिस कर रहे हो कैसे रन रेट कभी डिप नहीं कर रही, धीरे धीरे एक्सेलरेट ही करी जा रही है. ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे पराग और जायसवाल से. अल्टीमेटली 10 से 15 ओवर के बीच में जायसवाल आउट हो जाता है, सेम तरीके से जिस तरीके से हमारे ट्रेविस हेड आउट होते हैं. स्कूप मारते हैं वो अपने विकेट पर ही मार दी बॉल. नटराजन को वो विकेट मिल जाता है. एंड बहुत इंटरेस्टिंग केस इन पॉइंट क्या था यहाँ पे, आखिरी के 5 ओवरों के लिए ना कमिंस के पास जो 5 पेसर है, कमिंस, उनाडकट, भुवनेश्वर कुमार, आई थिंक नटराजन और एक और मैं बंदा भूल रहा हूँ, चलो जो भी है, सबके यानसेन, सबके ओवर बचे हुए थे. हर कोई डाल सकता था बॉलिंग, तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे. एंड अब जो डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग करी है ना एसआरएच ने, देखो हम सब आर्ग्यू कर सकते हैं कि बॉटल कराया ऐसा आरआर ने, आखिर के 3 ओवर में से 27 रन रह गए थे, वहाँ से तो जीतना ही चाहिए था. एंड वो सब बातें सही हैं, बट पर्टिकुलरली द लास्ट 2 ओवर्स कमिंस का एंड देन लास्ट ओवर भुवनेश्वर कुमार का. इनफैक्ट कमिंस का 16वां ओवर भी जैसे वो सिर्फ 3 रन देता है एंड आई थिंक रियान पराग को आउट करता है उसमें, उस ओवर में. कमिंस के पहले 2 ओवर बड़े एक्सपेंसिव थे, बट जो आखिरी 2 ओवर उसने फेंके हैं ना, वंस अगेन भाई मतलब ताली मारने का मन करता है. क्या बढ़िया बॉलिंग करी है कमिंस, द बॉलर इन दिस आईपीएल. मुझे पता है पिछले 2-3 मैचेस से थोड़ा एक्सपेंसिव होने लग गया था, बट वंस अगेन जो बॉलिंग उसे करके दिखाई है, हैट्स ऑफ टू कमिंस फॉर द बॉलर दैट ही हैज बिकम इन द T20 फॉर्मेट दिस सीजन. एंड अनदर गुड लेसन लर्नड बाय कमिंस हियर इज, उसने आप नोटिस करना पिछले 2-3 मैचेस से भुवनेश्वर कुमार को डेथ ओवर से बॉलिंग करा ही नहीं रहा था. आज उसने ट्रस्ट करा एंड भुवनेश्वर कुमार ने उसका ट्रस्ट रीपे भी करा. द लास्ट ओवर दैट भुवनेश्वर कुमार बोल्ड, पहली बात तो उसमें बहुत हद तक हेल्प मिली कमिंस की वजह से, बिकॉज कमिंस ने सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए थे. एंड मैं पॉवल को देखे जा रहा था, क्या बैटिंग कर रहा था भाई वो. डिड ही नॉट हैव स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना ही नहीं था बंदे को रिकग्नाइज करने के लिए. पैट कमिंस स्लोअर बाउंसर्स फेंके जा रहा है, वो बार बार मिस करे जा रहा है पुल के चक्कर में, समझ भी नहीं आता क्या कर रहा है. फिर भुवनेश्वर कुमार की इनिशियल 2-3 बॉलों में पिटाई कर दी, तो लगा अच्छा चलो गेम में शायद वापस आ सकते हैं. फिर 2 बार 2 डबल भागे, टाइट डबल, उसका सांस फूलने लग गई, समझ में नहीं आया कि सांस कैसे लिए जाए, क्रैम्प आने लग गए, लेट गए पिच पे जाकर. एंड मैं पता जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि लास्ट बॉल पे जो फुल टॉस पे वो एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है ना, बहुत हद तक इसमें हाथ था हिज लैक ऑफ स्टैमिना. उससे पहले जो 2 बार डबल भागा था ना, उसकी वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड जजमेंट, सेंस ऑफ जजमेंट, दोनों थोड़े से हैम्पर हुए हैं. विराट कोहली भी कई बार अपने इंटरव्यूज में बोल चुका है कैसे फिटनेस इस चीज़ में बहुत हेल्प करती है. एंड फुल टॉस पे भुवनेश्वर कुमार के आउट हो जाता है. एंड इट इज सो फनी कि बैट्समैन की खामी या फिर अच्छाई की वजह से भुवनेश्वर कुमार के लास्ट ओवर का पूरा नैरेटिव डिसाइड होता. एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस, भुवनेश्वर कुमार ने फुल टॉस फेंकी है, उसने अपनी तरफ से गुड़ गोबर कर दिया लास्ट बॉल पे,
बट क्योंकि बैट्समैन आउट हो गया तो अब लास्ट ओवर बहुत अच्छा हो गया। अगर बैट्समैन छक्का मार देता तो लास्ट ओवर गंदा हो जाता, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बैट्समैन के बेसिस पे बॉलर का नैरेटिव डिसाइड होना नहीं चाहिए। उसने अपनी तरफ से फुल टॉस फेंकी, पीरियड, बॉल घटिया थी, बात वहीं पे खत्म। ही वॉज लकी कि वो आउट हो गया उस बॉल पे। एंड वो जब आउट हुआ भी LBW, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं लास्ट ओवर में बंद करूंगा गेम को। DRS लिया जाता है, पॉवेल DRS लेता है। अब वो आउट निकलता है, पहली बात तो उस पर जूम इन करके दिखाया क्यों नहीं कि बॉल कहाँ हिट कर रही है, बिकॉज बहुत शेडी लग रहा था। मैं चाहता हूँ कोई भी राजस्थान रॉयल्स वाला बंदा विक्टिम मेंटालिटी लेके ये ना है कि वो आउट नहीं था, क्लियरली दिखाया नहीं जूम इन करके। नहीं भाई, अगर दिया आउट तो मोस्ट लाइकली आउट होगा ही होगा, उसमें हम लोग डिबेट नहीं करेंगे। माई क्वेश्चन इज गिव मोर ट्रांसपेरेंसी टू द व्यूअर्स। जूम इन करके दिखाओ ना, जैसे दिखाते हो हमेशा कि कहाँ लग रही है बॉल एक्चुअली स्टंप्स में, दिखाया ही नहीं वो। दूसरी बात मुझे पता चला, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट, तो एनीबडी हु नोज दिस रूल प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट एंड मुझे भी एक्सप्लेन करो, और जितने भी लिसनर्स हैं जो कि और सुन रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, उनको भी हेल्प करो जानने में। जो ये लास्ट बॉल का जो सीन हुआ है कि वो LBW हो गया था एंड पॉवेल ने फिर DRS लिया और वो अल्टीमेटली आउट निकल गया। बट फिर बाद में ऐसी बात निकल के आती है कि एज पर लॉ अगर वो आउट ना भी हुआ होता ना और रन भाग लेता तो भी वो रन नहीं माना जाता, बिकॉज जैसे ही जिस मोमेंट पे अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी LBW के लिए, बॉल डेड मानी जाएगी। क्या सेंस है इसका? आई थिंक अगर ये लॉ सच है तो ये लॉ मेरे हिसाब से सुन के तो ऐसे लग रहा है कि DRS का जो एरा जो आया है ना, उससे पहले का लॉ होगा ये डेफिनेटली, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं जो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे एक अंपायर का डिसीजन चेंज कर दे। अब जब DRS आ चुका है तो हमारे पास ये पावर है कि अंपायर ने 2 मिनट पहले जो डिसीजन दिया था वो चेक होकर हम रिवर्स कर सकते हैं। तो अब आदमी एक्चुअली में टाइम में पीछे जाके 2 मिनट पहले दोबारा बॉल खेल तो सकता नहीं वो वाली, तो लेट हिम कंप्लीट द रन, एंड अगर वो डिसीजन रिवर्स हो जाता है तो रन को मानो कंप्लीटेड। एज पर करंट लॉ अपैरेंटली वो रन ले भी लेता और नॉट आउट होता तो भी नहीं माना जाता रन को। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी फूलिश लॉ जो कि आज के टाइम पे रेलेवेंट नहीं है। अगर DRS को आप यूज़ कर रहे हो तो DRS के आने के बाद से ये लॉ भी अपडेट होना चाहिए। एंड ICC क्या कर रही थी, सो रही थी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ लेट मी नो अगर यही एक केस है तो, एंड आई एम श्योर सब अग्री करेंगे अगर ये है तो फिर चेंज होना चाहिए। रिगार्डलेस, ये मैच RR ने हार के ना प्लेऑफ की रेस बड़ी इंटरेस्टिंग बना दी फालतू की, बिकॉज 3 टीमें हैं जो बड़ी दुखी होंगी RR की हार से, KKR, LSG और चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि अब SRH ने ना ये गेम जीत के बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया टॉप 4 की रेस को। देखते हैं क्या होता है भाई। SRH के लिए वंस अगेन अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर ये भी मैच हार गए होते तो 3 लगातार लॉसेस हो जाती एंड फिर इसके आगे फिर प्लेऑफ्स बड़ा मुश्किल हो जाता। बट नाउ दैट दे हैव वन, दे आर वंस अगेन डायरेक्टली इन द रेस ऑफ टॉप 2 एज वेल। इतना ज़्यादा फाइन मार्जिन से अगर ये मैच हार गए होते तो शायद टॉप 4 में भी नहीं आते, और अब जीत गए तो शायद टॉप 2 में भी आ सकते हैं। हर एक मैच की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो भाई देखते हैं आगे क्या होता है, यही होता रहेगा, ऐसे ही मैचेस इंपॉर्टेंट होते रहेंगे। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।